नमस्कार दोस्तों। पिछले सप्ताह हमने एक नई श्रृंखला के साथ हम आपके सामने आए थे, कहानियों की श्रृंखला। हमने इसकी शुरुआत एक कुमाऊनी कहानी के भावानुवाद के साथ में की थी, जिसे आपने काफ़ी पसंद किया, नंग ठुलिया भगवान, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से ऐसी परिस्थितियाँ कभी मतलब ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि हमको एक अलग तरह की दृष्टि खुलती है ईश्वर के प्रति। अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक उत्तराखंड की ही एक ऐसी लोक गाथा को लेकर के आपके सामने हैं, जो एक प्रेम कहानी है। जैसे आपने सुनी होंगी कई देश दुनिया में प्रसिद्ध लैला मजनू की कहानी, हीर रांझा की कहानी, रोमियो जूलियट की कहानी, सोनी महिवाल की कहानी। तो ये भी उसी श्रृंखला की और उतनी ही सशक्त कहानी है। जो कहानी है ये राजूला मालुशाही की कहानी है। और ख़ास बात ये कि ये कहानी जो है ये केवल एक कपोल कल्पित, जैसे कहानी कोई एक कवि या लेखक लिख लेता है उस तरह की कहानी नहीं, बल्कि इसके ऐतिहासिक रूप से भी ये धरातल पे दिखाई देती है। ऐतिहासिक रूप से भी ये हमें कह सकते हैं कि इसको हम बता सकते हैं कि ये कब की कहानी है, क्या कहानी है। और इसके अलावा इस कहानी में रहस्य, रोमांच और एक दौर का, जो अपने जिस दौर की ये कहानी है उस दौर का पूरा किस तरह का वहाँ का वर्णन सामाजिक रूप से किस तरह के हैं, क्या है, और जादू टोना और उस समय का ज्ञान, उस समय की किस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें चलती थी, व्यापार किस तरह से चलता था, वो सब कुछ भी इस कहानी के साथ साथ में चलता रहता है। तो इस कहानी को लेकर के हम आपके सामने हैं। तो ये कहानी अगर हम बताएं कि आपको, तो ये 14वीं 15वीं शताब्दी की ये कहानी है, यानी लगभग आज से 600 वर्ष करीब हम इसको मान सकते हैं। 600 वर्ष पुरानी, 6 सदी पुरानी हम इस कहानी को मान सकते हैं। और जो ये कहानी है, इसका जो मुख्य पात्र है मालुशाही, ये एक उत्तराखंड के ही एक बड़े चरित्र, एक बड़ी रानी जिनका नाम जिया रानी है, उनसे ये बहुत निकटस्थ इनके संबंध हैं। ये जो रानी जिया रानी थी वो मालुशाही की दादी थी। ये कम लोग जानते हैं। और दूसरा हम ये भी बताएं कि आपको ये जो कहानी है 600 वर्षों से ये कहीं लिखी शुरुआत में नहीं गई थी, और ये हमारे यहाँ जागर शैली है, उस जागर शैली के तहत ये कहानी चलती रहती थी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। कुछ लोग इन जागरों के माध्यम से इस कहानी को बोलते चले जाते हैं। तो उसके एक विधा है हमारे यहाँ जागर की, जिसमें देवताओं को जागृत किया जाता है। तो उसमें जिस तरह से हमने आपको बताया कि पहले रानी जिया रानी के जागर भी यहाँ लगते हैं। वो कत्यूर वंश की रानी थी, तो उनके जागर लगते हैं। तो उसके साथ में राजूला मालुशाही को भी जागर के रूप में, जागर शैली के रूप में लोग गाते हैं। अभी हाल के दिनों में ये जो कहानी है वो कई तरह से सामने आई है, और लोगों ने इसमें छोटे छोटे फिल्में भी बनाई हैं और कुछ ये भी बनाई हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कहानी जिस तरह से पूरी एक छोटे समय में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जिस तरह से, और इसको पूरा विस्तार भी देने की कोशिश करेंगे, और कम समय में भी इसको हम बताने की कोशिश करेंगे, तो वो हम आपको इसको बताएं। और इतिहास से हम अगर आपको इसको शुरू करते हैं, तो ये जिया रानी की कहानी जो है वो तब की कहानी है जब दिल्ली में तुगलक वंश के जो शासक थे, फिरोज शाह तुगलक, उनका शासन चल रहा था। उनके उस समय उनके निर्बल वंशज उनके जो थे वो शासन कर रहे थे। और उधर मध्य एशिया से वहाँ समरकंद से एक लुटेरा जिसको तैमूर लंग, वो भारत की तरफ की जो यहाँ की समृद्धि थी, महान समृद्धि और वैभव था, उसके बारे में उसने सुना था। तो वो यहाँ आ रहा था। और इधर हमारे क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में, इन दिनों जिया रानी के जो पुत्र धामदेव थे, धामदेव को धामसा भी कहा जाता है, और कहीं दुल्ला शाह या दुला शाह, ये उनके नाम अलग अलग लिए जाते हैं। ये उस समय शासन कर रहे थे। ये कत्यूरी वंश के एक प्रतापी राजा थे। साम्राज्य उन दिनों कत्यूरी वंश का यहाँ था,
था, उसके बाद चंद शासन रहा और उसके बाद फिर गोरखा यहाँ आए और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन रहा। मुग़लों का शासन यहाँ नहीं रहा करीब करीब। तो ये मुग़ल ज़रूर आने की उन्होंने कोशिश भी की थी। तो ये जो जिया रानी का समय था उस समय कत्यूरी ये मुग़ल यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, और लेकिन ये उसके थोड़ी सी बात की कहानी है। और हम अगले चरण में आपको ज़रूर हम आपको जिया रानी की कहानी भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये उस समय की कहानी है उनके पुत्र की। उन दिनों जो कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूरियों की राजधानी बैराठ यानी वर्तमान अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया में हुआ करती थी। उस समय बैराठ के राजा दुला शाह थे। दुला शाह को धामदेव भी कहा जाता है, धामसा भी कहा जाता है। और ये जो राजा थे वे निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए कई जगह मन्नतें मांगने जाया करते थे। इस बीच में एक दिन क्या होता है कि रात को रानी के सपने में भगवान बागनाथ के रूप में महादेव शिव आते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके भाग्य में संतान का सुख है। सपने में भगवान के ऐसे दर्शन पा करके रानी के मन में आस जगती है पुत्र के प्रति, और वो तत्काली अपने पति यानी राजा के साथ में बागनाथ जी के दर्शन करने के लिए बागेश्वर में भगवान महादेव जो हैं वो बागनाथ के रूप में विराजते हैं, तो वहाँ बागेश्वर के लिए निकल पड़ती हैं और बागनाथ मंदिर में जाकर के वो तपस्या करती हैं, भगवान बागनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। इत्तेफाक से यहाँ पर क्या होता है कि इनकी भेंट भोट देश, हूण देश उसको बोला गया है, वो हमारे ये दारमा घाटी, चौदास घाटी इस तरफ का क्षेत्र है पिथौरागढ़ जनपद का। वहाँ के एक व्यापारी हैं सुनपत शौका वहाँ की जो जनजाति कह सकते हैं उसको, या एक जो जाति है वहाँ की, वो शौका जाति मानी जाती है इस क्षेत्र की जाति। तो वहाँ के एक व्यापारी हैं, तो ये भी वहाँ उस समय आए होते हैं। इनके भी संतान नहीं होती है, सुनपति शौका और उनकी पत्नी गांगुली, उनका नाम है गांगुली देवी। तो वो भी यहाँ आए होते हैं और वो भी मनोकामना अपने संतान प्राप्ति की मनोकामना के साथ आए होते हैं। और दोनों जब एक साथ में भगवान की पूजा करते हैं बागनाथ की, तो वहाँ पर एक दूसरे से ये वादा भी कर लेते हैं कि यदि उनकी संतानें जो हैं वो लड़का और लड़की, एक की लड़का एक की लड़की ऐसी होंगी, तो आपस में उनका विवाह कर देंगे। तो एक तरह से ये जो प्रेम कहानी आगे भविष्य में आने वाली है उसकी शुरुआत यहाँ से बचपन से ही, उनके पैदा होने से पहले ही ये कहानी वहाँ से शुरू हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि ये इस कहानी में कुछ जगह पे कुछ संस्करण, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग इसको कहते सुनते जा रहे हैं, तो कुछ संस्करणों में बागेश्वर की जगह पे ये वृत्तांत भी आता है, उसको हरिद्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार की मायापुरी का भी बागनाथ जी की जगह हरिद्वार का जिक्र भी आता है, और बागनाथ जी की जगह पे भगवान शिव महादेव की ने दर्शन दिए, इस तरह की बातें भी कही जाती हैं। दोनों में अंतर है। और लेकिन जब ये कहानी को हम जिस तरह का प्लॉट है बैराठ, चौखुटिया और दारमा घाटी, हूण देश और इसका भोट प्रदेश का, तो उस तरह से वो कहानी वहाँ से नहीं जमती है। तो लेकिन वहाँ ये कह दिया जाता है कि जो सुनपत शौका थे वो जालंधर के निवासी थे, जालंधर के व्यापारी थे। तो लेकिन वो कहानी फिर बाकी अन्य संदर्भ जो जुड़ते हैं उसमें वो कहानी उतनी नहीं बैठ पाती है, वो उतनी मतलब यहाँ उसको इतना सही नहीं माना जाता है। तो कहानी यही ठीक मानी जाती है कि बैराठ के में राजा ये थे दुलाशाह, धामसा, और उधर जो सुनपत शौका थे वो दारमा घाटी के थे, हूण देश के थे, या उसको भोट प्रदेश भी कहते हैं, वहाँ के थे। तो इनका ही ये कहानी जो है वो ज़्यादा ये प्रचलित है। तो अब जब दोनों परिवारों ने एक तरह से ये वादा कर लिया, और वादा करने के बाद वो और इस भगवान की प्रार्थना भी की, और ईश्वर की कृपा, भगवान बागनाथ की कृपा से दोनों के यहाँ पुत्र पुत्री का जन्म हुआ। जो दुलाशाह हैं उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा मालू शाह, जिसको मालू शाही भी कहा जाता है। अब ये इस तरह से भी चीज़ें जुड़ती हैं कि अभी भी हम इस क्षेत्र में देखते हैं, चौखुटिया के क्षेत्र में, द्वारहाट के क्षेत्र में देखते हैं, शाही जाति के लोग भी रहते हैं। इस बात को पुष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि ये उसी परंपरा से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक
एक लिंक जुड़ता है कि शाही, तब वहाँ भी मालू शाही कहा जा रहा है और यहाँ भी अभी भी शाही जाति के लोग वहाँ पे, उपजाति के लोग वहाँ पर रहते हैं। उधर वहाँ दूसरी तरफ को जो सुनपत शौका हैं, उन सुनपत शौका की पत्नी को एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिसका नाम राजूला रखा जाता है। भगवान बागनाथ जी की कृपा दोनों के ऊपर एक तरह से प्रकट हो गई, दोनों को सफल हो गई, दोनों के जो ने पूजा की थी वो दोनों की सफल हो गई। अब यहाँ लेकिन इसी बीच में एक और इस कहानी में लगातार चूंकि ट्विस्ट आते रहते हैं इस कहानी में, तो यहाँ पर जैसे ही इनका पुत्र हुआ तो राजा ने अपने ज्योतिषियों से उसको पूछा मेरा पुत्र कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा होगा। तो ज्योतिषियों ने उन्हें बताया कि राजा तेरा पुत्र बहुरंगी है। ये भाषा जो है वहाँ यही शब्द आता है, इसलिए हम वही शब्द आपको प्रयोग करेंगे। तेरा जो पुत्र है बहुरंगी है। बहुरंगी का अर्थ यह है कि उसको बहुत सी कलाओं से युक्त है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। 10 रंगी है ये कहा गया, यानी 10 गुणों से युक्त है। लेकिन एक और भी इसमें एक ट्विस्ट है, वो ये है कि ये अल्प मृत्यु का योग है इसके जीवन में। ये इसकी जो मृत्यु है वो जल्दी हो जाएगी। इसका निवारण करने के लिए जन्म के 5वें दिन इसका ब्याह, इसकी शादी किसी नौरंगी कन्या से करनी होगी। नौरंगी वो 10 कलाओं से युक्त है, ये 9 कलाओं से युक्त है, 9 विशेषणों 9 गुणों से युक्त है। ऐसी कोई कन्या ढूंढो और उसके साथ इसका विवाह करवा दो शादी के जन्म के 5वें दिन। तो राजा तत्काल इस पर अपने राजपुरोहित को, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पूर्व इन्होंने बागनाथ जी की पूजा करते हुए वहाँ सुनपत शौका से एक वादा भी किया था, तो वहाँ इसको अपने राजपुरोहित को भेजते हैं और कहते हैं कि वहाँ जाके ज़रा देखो क्या है। तो राजूला से ये इनके जो राजपुरोहित हैं वो सुनपत शौका के यहाँ जाते हैं और वहाँ से ब्याह करने की बात तय कराते हैं। राजपुरोहित के प्रस्ताव पर शौका, जो सुनपत शौका हैं, वो भी सहमत हो जाते हैं और तत्काल नवजात पुत्री जो उनकी राजूला है वो उसके साथ उनका प्रतीकात्मक विवाह मालूशाही के साथ तभी कर दिया जाता है जन्म के 5वें दिन ही। लेकिन जैसे ही ये ब्याह करते हैं तो फिर एक ट्विस्ट आता है कहानी में। अब कहानी का ट्विस्ट यह है कि इसके कुछ ही दिनों के बाद राजा दुलाशाह या की जो धामशाह हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो दरबारी वहाँ इस अवसर का फ़ायदा उठा करके उन्होंने ये दुष्प्रचार कर देते हैं कि जिस बालिका से शादी करते ही, की मंगनी करते ही, शादी करते ही उसके ससुर की मृत्यु हो गई है, तो वो राज्य के लिए अगर उसके राज्य इस राज्य में पड़ जाएंगे उसके पाँव, तो अनर्थ हो जाएगा, वो यहाँ के लिए शुभ नहीं है। इसलिए बड़े होने पर मालूशाही को ये बात कभी भी न बताई जाए, इन दोनों के संबंध को जो था यहीं खत्म कर दिया जाए, इसको आगे न बढ़ाया जाए। और रानी भी तय कर लेती हैं कि इस बात को कभी भी मालूशाही को पूरे जीवन भर नहीं बताया जाएगा, ये रिश्ता जो हमने बनाया था ये आज से यहीं खत्म। समय बीतता है, बैराठ में मालू जो है वो जवानी की ओर बढ़ने लगता है और उधर भोट में भी राजूला जो है एक रूपवती कन्या के रूप में उसका सौंदर्य जो है वो चर्चित होने लगता है, वो काफ़ी खूबसूरत होती है और मालू भी है, मालूशाही भी है, वो भी युवा होने लगता है। उधर जो सुनपत शौका है वो इस बात को सोच करके अब व्यथित होते हैं, क्योंकि बेटी जवान हो रही है, कि मेरी पुत्री का जो है वो शादी उसकी हमने वहाँ तय कर दी थी मालूशाही के साथ में। उन दिनों संचार के साधन इतने नहीं थे, उन्हें वहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, काफ़ी दूरी है दोनों जगहों की, तो उन्हें कुछ इस तरह की जानकारी नहीं है। लेकिन अब वो इस बात से परेशान हैं कि इतने समय हो गया, बेटी जवान हो गई है और बचपन में इसकी शादी हो गई थी और तब से वहाँ से कोई संदेश नहीं आ रहा है, कोई शादी के बारे में कोई आगे बात बन नहीं रही है, वहाँ से कोई कैसे आगे हम शादी की प्रक्रिया करें उसके बारे में या उनको लेने के लिए आ नहीं रहे हैं। तो इस बात की वहाँ से कोई कुशल खबर, कोई खास कुछ कुशल बात कुछ आ नहीं रही है। तो इन्हीं वहाँ ये चिंता चल रही है। इन्हीं चिंताओं के बीच में एक दिन राजूला जो है अपनी माँ से एक दिन उसने सहज सवाल किया। ये कुमाऊनी भाषा में है, लेकिन हम इसको हिंदी भावानुवाद के रूप में ही इसको हम प्रकट आपके सामने रख रहे हैं। तो वो पूछती है, माँ दिशाओं में कौन दिशा प्यारी, पेड़ों में कौन बड़ा पेड़, गंगाओं में कौन बड़ी गंगा, देवों में कौन देव, राजाओं में कौन राजा और देशों में कौन देश।
उसकी माँ उत्तर देती है, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा जो पृथ्वी को प्रकाशित करती है, पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, उसमें देवता वास करते हैं, गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी है जो सबके पाप धोती है, देवताओं में सबसे बड़े देव महादेव हैं जो आशुतोष हैं, राजाओं में राजा है राजा रंगीला मालूशाही, और देशों में देश है बैराठ रंगीला बैराठ। ये अपनी पुत्री को माँ बताती है। तो इस पर जो बैराठ का जिक्र आता है तो मालूशाही और बैराठ का नाम सुन के ही राजूला के मन में मानो बिजली सी कौंच जाती है और उसे ऐसा एहसास सा उसको कुछ होता है कि मानो वो बैराठ और मालूशाही के लिए ही बनी है और उनका इन दोनों का मालूशाही के साथ में उसका जन्म जन्मों का कोई रिश्ता है। तो उसने तुरंत अपनी माँ से कह दिया, इतनी बात सुनते ही, माँ मेरा ब्याह जो है वो रंगीले बैराठ में ही करना। यहाँ तो मालूशाही राजूला ने ये कह दिया कि मेरा ब्याह जो है रंगीले बैराठ में ही करना अगर वो सबसे अच्छा देश है। और इधर दूसरी ओर मालूशाही के सपने में एक दिन राजूला आ जाती है। उसने राजूला को देखता है और वह भी उसके रूप पर मोहित हो जाता है और सपने में ही वो राजूला से ब्याह कर लेने का वचन भी उसको दे देता है। 3 बार अब ये वचन वाली जो बात है तीसरी बार हो रही है। पहली बार जब माता पिता उनको पुत्र और पुत्री प्राप्ति के लिए भगवान बागनाथ जी की पूजा कर रहे थे तब, दूसरी बार पुत्र के प्राप्त होने के 5वें दिन, और फिर अब जब बच्चा बेटा मालूशाही जो है जवान हो गया है तो उसको सपने में भी उसने करके राजूला को देख करके उससे वादा कर लिया है कि मैं तुमसे ही ब्याह करूंगा। और कहते हैं कि ठीक उसी दिन ऐसा ही कुछ सपना राजूला ने भी देखा। लेकिन अब प्रेम कहानी दूर दूर से काफ़ी दूरी है भौगोलिक रूप से, और ये कहानी आगे यहाँ से शुरू हो रही है। लेकिन इस कहानी में इसी बीच में एक नया चरित्र, कहानी का खलनायक विक्की पाल, या उसको विक्की पाल भी कहीं कहा जाता है, वो आ जाता है। वो एक दिन, वो हूण देश का ही राजा है, राजकुमार है, वो एक दिन जो सुनपत सौका है उसके घर आ जाता है और उसके घर आकर के वह राजूला को देखता है और राजूला के रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाता है और राजूला के से विवाह करने की इच्छा प्रकट करता है। और बल्कि केवल इच्छा प्रकट नहीं करता बल्कि राजकुमार वाला जो उसके अंदर दंभ है तो वो सुनपति सौका को धमकी भी दे देता है कि अगर राजूला के साथ उसका विवाह न किया गया तो वो उसे, उसके व्यापार को, उसके क्षेत्र को तहस नहस कर देगा, उसको बर्बाद कर देगा। ऐसे में जो सुनपति शौका है वो मानसिक रूप से अजीबोगरीब स्थिति में फंस जाते हैं। उनके सामने एक तो बागनाथ जी के मंदिर में जो उन्होंने दुल्हा शाह के साथ में एक वादा किया था वो वादा उन्हें याद आता है, और दूसरी तरफ हूण राजा विक्की पाल की धमकी। तो अब क्या करें क्या ना करें। और भय यहाँ ज़्यादा होता है, जो राजा है क्योंकि उसी देश का राजा है और वो उग्र स्वभाव का है, तो उसकी धमकी से वे एक तरह से डर भी जाते हैं। और इन घर में भी ये बात चलती होगी पत्नी के बीच में, और राजूला तक भी ये बात पहुंचती होगी। तो इन स्थितियों में क्या है कि जो राजूला है वो खुद निर्णय करती है कि मैं बैराठ जाऊंगी, मैं जाकर के राजूला वो मालूशाही से मिलूंगी, ये वो वादा करती है और अपनी माँ को अपनी इच्छा के बारे में बता करके वहाँ जाने का प्रयास करती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि आज की जो भी कहानियाँ हैं उन कहानियों में हमेशा ये कहा जाता है कि जो लड़के हैं वो पहल करते हैं, लड़कियाँ पहल नहीं करती हैं। और तो लेकिन इस कहानी में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ लड़की भी जो है वो भी पहल कर रही है। तो उसने अपनी माँ से कहा कि बैराठ का रास्ता कहाँ से जाता है, उसने तो कहाँ को कैसे वो जाता है। तो माँ उसको हालांकि ये कहती है कि तुझे बैराठ के रास्ते से क्या लेना देना, तुझे तो हूण देश जाना है, तुझे तो विक्की पाल के पास जाना है। अब हम इस स्थिति में बड़े हमारे लिए मजबूरी है कि हमें तेरा ब्याह जो है वहीं करना पड़ेगा। लेकिन राजूला जो है वो अपने जो इरादा है उसका, उस इरादे पर अटल है। वो अपने सपने में जो उसने मालूशाही को देखा है उस पर भी अटल है, और उसने जो पहले ही एक तरह से जो रंगीले बैराठ और मालूशाही का जो जिक्र उसने सुना वो उसके मन मस्तिष्क में इस तरह से बस गया है कि वो उससे
प्रेम करने लगी है और अपने जो प्रेम में वो अटल यहीं से हो जाती है और वो अपनी माँ की भी नहीं सुनती और कहती है कि मेरा उसके साथ ज़रूर कोई ना कोई जन्म का रास्ता है, जन्म का संबंध है। और एक दिन वो चुपचाप रात को एक दिन मन में अपने प्रेम का विश्वास लेकर के पहाड़ों रास्तों को, पहाड़ों नदियों को, पहाड़ों को लांघ करके वो वहाँ से मुनस्यारी होते हुए एक हीरे की अंगूठी लेकर के अपने साथ में और बाकी कुछ भी नहीं लेकर के बैराठ की ओर को चल पड़ती है। रास्ते में वो बागेश्वर पहुँचती है, रास्ता उधर से ही आता है, तो इसको हम भौगोलिक रूप से भी इसको समझ सकते हैं। तेजम की तरफ से ऐसे शामा, कपकोट, बागेश्वर होते हुए ऐसे चकुटिया को रास्ता उन दिनों पैदल जाता था। और ये भी हम आपको बताएं कि उस समय जो व्यापार होता था वो ज़्यादातर पैसे से नहीं होता था, चीज़ों के आदान प्रदान से होता था। उस समय भोट प्रदेश के लोग जो हैं वो अपने क्षेत्र से नमक और अन्य सामग्री वहाँ से लेके आते थे, ऊन लेके आते थे, कई और इस तरह की चीज़ें, और यहाँ से वो अन्न इत्यादि चीज़ें ले जाते थे। बागेश्वर जो है वो बहुत बड़ी मंडी, उस समय मेला वहाँ लगता था, उत्तरायणी का मेला, वो हम कहानी कभी आपको बाद में सुनाएंगे। एक तरह का बहुत बड़ी वहाँ पर मंडी थी बागेश्वर में। तो सभी पूरे उस क्षेत्र के लोग, बहुत लंबे दूर दूर के लोग वहाँ पर आते थे। तो ये बागेश्वर के रास्ते केवल हम यहाँ पर संदर्भ के लिए बता रहे हैं आपको। और वो अपने साथ में बागेश्वर पहुँचती है। यहाँ से कुछ उसको रास्ते का अंदाज़ा नहीं आता, तो कहते हैं कि उसे कफू नाम का पक्षी, जो कुक्कू प्रजाति का पक्षी होता है, कफू कफू की आवाज़ पहाड़ों में, ये इस समय में बसंत के मौसम में, गर्मियों के मौसम में, इस समय वो इस बात का प्रतीक भी है बसंत के आगमन का, इस तरह का। तो वो पक्षी उसे एक मिलता है और वो जो पक्षी है ये मायके में, जो अपने मायके की याद में जो तड़पती हुई बेटियां हैं, क्योंकि उन दिनों मायके बहुत दूर दूर होते थे, तो उनका भी प्रतीक है, तो उन्हें अपने मायके की याद दिलाने वाला पक्षी। तो ये वहाँ उसको पक्षी मिल जाता है और कहते हैं कि ये उसे फिर रास्ता दिखाता है बैराठ का और इसको साथ साथ अपने साथ ले करके जाता है। इस बीच दूसरी तरफ को मालूशाही ने भी ये अपने मन में निश्चय कर लिया, यहाँ से ये चल रही है और वहाँ से मालूशाही के मन में भी ये बात आ जाती है। वो भी कहता है कि मैं भी शौकादेश जा कर के राजूला को ब्याह कर लेके आता हूँ। वो भी अपनी माँ से ये बात कह देता है। तो ये पहली बार था जब मालूशाही ने राजूला का नाम लिया था। तो जैसी राजूला का नाम सुनती है तो रानी एकदम से स्तब्ध सी रह जाती है। वो कहती है आज तक तो हमने इससे कभी इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया, और लेकिन इसने पता नहीं कैसे इसको ये नाम इसके मन में कहाँ से आ गया। और वो पुरानी सारी बातें उसको दिमाग में आ जाती हैं कि कैसे राजूला के साथ मंगनी होते ही या विवाह तय होते ही उसके पति उसको छोड़ के चले गए थे, उनका स्वर्गवास हो गया था। तो इसलिए वो रानी उसे बिल्कुल कठोरता के साथ मना कर देती है। जब रानी माँ उससे मना करती है तो उसने भोजन त्याग करके अपनी माँ रानी से भी बात करनी बंद कर देता है। तो ऐसे में माँ सोच में पड़ जाती है कि इतने सालों तक जब उनने उसका नाम छुपा के रखा था, तो वो कैसे उसके साथ उसके नाम उसके मन में आ गया है। तो और नाम केवल आया नहीं है बल्कि शादी की दीवानगी तक पहुंच गया है और ये वहाँ जाने की बात करने लग गया है। तो ये बात एक बड़े स्तर तक पहुंच जाती है और रानी बहुत परेशान हो जाती है इस बात से। तो लेकिन इसी बीच में जब ये बातें यहाँ चल रही हैं, इसी बीच में राजूला जो है वो मालूशाही के राज्य में पहुँच जाती है, बैराठ में पहुँच जाती है। रानी को जैसे ही ये पता चलता है कि राजूला यहाँ आ गई है, उसके आने की खबर उसके लगती है, और उसे राजूला से मंगनी होने पर पति के खोने की सारी कहानी और ये सब कुछ चीज़ें याद आ जाती है। तो वो किसी अनिष्ट की आशंका से और भी घबरा जाती है और अपने वैद्य को आदेश देती है कि वो उसके बेटे को कोई ऐसी जड़ी की बात बताती है जो जड़ी उसे लंबे समय तक सुला सकती है। 12 साल का कहा गया है तो कहानी के अनुसार, तो उसको 12 साल के लिए सुला सकती है। ऐसी एक निद्रा जड़ी है, वो उसको अपने वैद्य को कहती है कि मेरे बेटे को सुंघा दो ताकि इन दोनों का मिलन न हो पाए। तो जो वैद्य हैं वो मालूशाही को ये जड़ी सुंघा देते हैं, जिससे मालूशाही लंबी नींद में चला जाता है। और तभी पूछते पाछते जो राजूला है वो मालूशाही के पास आ जाती है, उसके महल में आ जाती है। और आती है तो राजूला
को मालूशाही वहाँ सोया हुआ मिलता है, लंबी गहरी नींद में है। वो उसे उठाने का प्रयास करती है, लेकिन वो निद्रा जड़ी के वशीभूत है, तो इसलिए वो सोता रहता है, उठता नहीं है। ऐसे में राजूला मालूशाही को अपने हीरे की अंगूठी उसकी अंगुली में पहना देती है और एक पत्र लिख करके उसके सिरहाने रख करके रोते रोते अपने देश को लौट जाती है। यानी दोनों का मिलन हुआ और नहीं भी हुआ। इस तरह की एक कहानी में लगातार हमने आपको जैसे बताया कि लगातार इसमें ट्विस्ट कुछ आते रहते हैं, तो ये ऐसा होता है कि आने के बाद भी मिलने के बाद भी मिलन नहीं हो पाता। अब लेकिन जब जड़ी का प्रभाव, जो निद्रा जड़ी है, उसका प्रभाव समाप्त होता है मालूशाही पे, तो वो होश में आने पर देखता है कि उसके अंगूठी पहनी है और साथ में एक पत्र है। पत्र में उसने लिखा होता है, हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो निद्रा के वश में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हूण देश आना, क्योंकि मेरे पिता अब मुझे किसी और के संग ब्याह रहे हैं। यह पढ़कर राजकुमार, राजा जो भी है मालूशाही, वो टूट जाता है और राजूला के विवाह की खबर भी उसे व्यथित कर देती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी अपनी माँ ने उसके साथ ऐसा किया। यानी उसे कहीं ना कहीं पता चली जाता है कि उसको जड़ी सुंघा दी गई थी। उसका मन उचाट हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि यह समय विलाप करने का नहीं है, बल्कि राजूला को हूण देश से लाने का है। वो भी अपना जो उसका संकल्प था राजूला को पाने का, वो और दृढ़ हो जाता है। लेकिन वो जानता है कि हूण देश के लोग जो हैं वो तंत्र विद्या के महारथी हैं, काफ़ी तंत्र विद्या जानते हैं उस समय, तो इसलिए उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। तो इसका समाधान निकालने के लिए वो अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाता है। गुरु गोरखनाथ जी की कहानियाँ कई बार हमारे जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है उसमें रची बसी हैं और कई बार उनका जिक्र आता है। तो ये गुरु गोरखनाथ जी के पास जाता है और उनसे हाथ जोड़ करके विनती करता है कि राजूला से मिलवाने में उसकी कोई मदद करें। लेकिन जो गुरु गोरखनाथ जी हैं वो भांप चुके थे कि यह काम जो है वो इतना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि मालूशाही से कहा कि तुम नहीं, वहाँ रहने दो, छोड़ दो, इस बात को भूल जाओ और अपना राजपाट संभालो और अपने माँ रानी के साथ रहो। और यहीं अपना काफ़ी मनाने की कोशिश की, मना करने की कोशिश की, लेकिन लेकिन मालूशाही जो है वो मानने वाला नहीं था। वो अपने प्रेम को अपना लक्ष्य बना दिया था उसने। वो राजूला को दुख भी समझ रहा था कि चूँकि वो उसको चाहती है और उसके लिए यहाँ तक आ गई है और उसके बावजूद उसका विवाह जो है वो किसी और के साथ हो रहा है, तो वो कैसे उसको ऐसे समय में अकेला अपने छोड़ सकता है। तो ये बात उसके दिमाग में आती है। जब गुरु गोरखनाथ जी उसकी सहायता नहीं करते तो आखिर वो अंतिम एक प्रयास के रूप में क्या करता है कि अपना मुकुट और अपने कपड़े नदी में बहा देता है और धूनी की राख अपने शरीर में मल करके एक तरह से जोगी का वेश धारण कर लेता है, सफ़ेद धोती पहन करके, और राजूला के लिए अपना राजपाट छोड़ने की प्रतिबद्धता दिखाता हुआ फिर से गुरु के सामने आता है और उनसे कहता है कि गुरु गोरखनाथ जी, मुझे राजूला चाहिए, हर हालत में चाहिए। मैं राजपाट छोड़ करके आ गया हूँ, आप बताओ कैसे मिल सकती है, क्या करना होगा मुझे, मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं यहीं जहर खा करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं राजूला को पाने का संकल्प जो है वो अपना नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो इससे द्रवित होकर के आखिर गोरखनाथ जी अपनी आंखें खोलते हैं, फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं। हम एक डोली सजाएंगे और उसमें एक रूपवती कन्या को बैठाएंगे, उसका नाम राजूला रखेंगे, तू उसके साथ शादी कर ले, तेरी शादी वादी हम करा देते हैं, तू मान जा। लेकिन मालू इसके बावजूद नहीं मानता। उसने कहा कि यह तो आप कर दोगे, लेकिन मेरी राजूला की आत्मा, उसका रूप सौंदर्य उसमें कैसे डालोगे, वो तो आप नहीं डाल पाओगे। तो मुझे तो मुझे राजूला ही चाहिए। तो किसी तरह से आखिर बहुत कहने के बाद जो गुरु गोरखनाथ जी हैं वो मान जाते हैं और मालूशाही के प्रेम के दीवानेपन को देख करके उसे दीक्षा देते हैं। और बोक्साड़ी विद्या, कोई तंत्र मंत्र और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की है बोक्साड़ी विद्या, वो उसको सिखाते हैं और उसे तंत्र मंत्र देते हैं। और हूण और शौकादेश का विष उस पर असर न करे, क्योंकि वहाँ विष देने की बात इसमें कहानी में कई जगह आती है। तो वो ऐसा विष उस पर असर न करे, इस तरह का उसको चीज़ें उसको देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं और उसके
कान छेदे जाते हैं मालूशाही के, और उसका सिर मुड़ाया जाता है, और उसकी एक तरह से परीक्षा और उसकी इस यात्रा को शुरू करने के लिए गुरु उसको आदेश देते हैं कि मालू तू सबसे पहले जा और अपनी माँ से भिक्षा लेकर के आ, और महल से भिक्षा का खाना खाकर भी आया। यहाँ से मालू अपने महल जाता है और वहाँ से भिक्षा का खाना मांगता है। रानी उसे देख के कहती है, हे जोगी, तू तो मेरा मालू जैसा दिखता है। मालू ने कहा, नहीं, मैं मालू नहीं हूँ तुम्हारा, मैं तो एक जोगी हूँ, मुझे भोजन कराओ। तो रानी उसे भोजन परोसती है। तो मालू उस भोजन के 5 हिस्से करता है, 5 ग्रास बनाता है। पहला ग्रास जो है वो गाय के नाम रखता है, दूसरा बिल्ली को देता है, तीसरा अग्नि के नाम छोड़ता है, चौथा ग्रास कुत्ते को देता है, और 5वां ग्रास खुद खाने लगता है। जब ये उसकी पहले से उसकी ये इस तरह से उसका जो ऐसे ही करता रहता था पहले से भी, तो इस बात से तो रानी जो है धर्मा वो समझ जाती है कि ये साधु के वेश में मेरा पुत्र मालू ही है, क्योंकि वह भी पंचग्रासी था, वो भी ऐसा ही कुछ करता था। तो वो मालू से कहती है, बेटा तू राजपाट छोड़ करके ये ऐसा साधु का वेश तूने क्यों धारण कर लिया है, क्यों तू जोगी बन गया है। तो मालू कहता है उसको कि परेशान मत हो, मैं ये वेश जो है ये वापस मैं राजपाट वापस ग्रहण कर लूँगा, लेकिन मुझे जो है राजूला के पास जाना है और उसको लेकर के आना है। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं ये बना हूँ, अपनी पूरी बात बताता है। तो रानी भी एक तरह से अपना जो उसके वो था अपना बच रही थी इस बात से कि वो वहाँ जाए, उसका बेटा राजूला को लेने जाए, जिसकी वजह से उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तो वो क्या करती है कि अपने कुछ सैनिक जो हैं वो उसके साथ दे करके कहती, चल बेटा जा और अपने उनके देश जा, हुण देश जा, राजूला को लेकर के आ, और वो अपने कत्यूरी सैनिक उसके साथ में भेज देती है। अब मालूशाही जो है वो शरीर पे धूनी की राख मल करके जोगी के वेश में हुण देश पहुंचता है। उसके साथ सैनिक भी हैं। कुछ लोग कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि वो तोते के वेश में वहाँ राजूला के देश हुण पहुँचा। बहरहाल तो वहाँ बताया जाता है कि उसको वहाँ जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वहाँ जो प्यास लगती है, लेकिन वहाँ जो कुंड हैं पानी के वो जहर के बुझे हुए कुंड हैं, यानी उनमें विष मिला हुआ है। तो वहाँ मालू और उसके सैनिक इन कुंडों से पानी अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं और पानी पी करके बेहोश हो जाते हैं। लेकिन चूंकि उसके पास गुरु गोरखनाथ जी ने उसे दीक्षा दी थी और मंत्र शक्ति भी दी थी और विष से लड़ने की भी शक्ति दी थी, तो ये किसी तरह से ये जो विष की अधिष्ठात्री देवी हैं विशला देवी, उनको ये याद करता है, वो प्रकट हो जाती हैं और वो इनको सबको विष मुक्त कर देती हैं। और विष से जब ये मुक्त हो जाते हैं तो ये राजूला के महल पहुंचता है। तो वहाँ देखता है कि बड़ी चहल पहल है, उसको पता करता है वो कहाँ मिलेगी राजूला। तो जहाँ वो पता चलता है कि एक महल में मिलेगी, महल जाता है तो वहाँ राजूला इसको का जो महल है वहाँ बड़ी चहल पहल दिखती है। तो पता चलता है कि उसे अभी कुछ ही दिन पहले या तत्काल विक्की पाल जो है वो राजूला को यहाँ ब्याह कर ले आया, यानी राजूला का ब्याह हो चुका है। तो ऐसा लगता है कि कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, कहानी आगे बढ़ती रहती है। यानी अभी भी जो मालूशाही है वो अपना संकल्प अभी नहीं छोड़ता। मालूशाही राजूला को मिलने का फिर प्रयास करता है और जोगी के वेश में ही मालू के घर के महल के बाहर जाकर के अलग जगाता है, दे माई भिक्षा। तो गहनों से लदी राजूला सोने के थाल में भिक्षा लेकर के आती है और कहती है, ले जोगी भिक्षा। जोगी उसे एकटक देखता रह गया और अपने सपने की राजकुमारी जैसी उसने देखी थी ये ठीक वही है, उसे देख करके उस पर फिर से मोहित हो गया और जोगी रूप में ही उसने मालू से कहा, अरे रानी तू तो बड़ी भाग्यशाली है, यहाँ कैसे आ गई, यहाँ कहाँ से आ गई। राजूला ने जोगी को हाथ दिखा करके पूछा, बता मेरी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। तो जोगी ने कहा कि मैं बिना नाम गोत्र के हाथ नहीं देखता। तो राजूला ने बताया,
मैं सुनपति शौका की लड़की राजूला हूँ, मेरा भाग्य कैसा है। तो जोगी ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तेरा भाग कैसे फूटा, तेरे भाग में तो रंगीले बैराठ का मालूशाही था। यह सुनकर राजूला ने रोते हुए कहा, हे जोगी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे विक्की पाल के से ब्याह कर गोठ की बकरी की तरह हूण देश भेज दिया है। इसके बाद मालूशाही ने अपना जोगी का जो चोला था वो हटाकर कहा, मैंने तेरे लिए ही जोगी का वेश धारण किया है, मैं ही मालूशाही हूँ, मैं तुझे यहाँ से छुड़ाकर ले जाऊँगा। तो इस तरह से अब जाकर के जब राजूला की शादी हो गई है, तब जाके राजूला और मालूशाही का पहली बार प्रत्यक्ष रूप से आपस में बात वार्तालाप करते हुए मिलन हो रहा है, और वो मिलन इस तरह से हुआ। तो दोनों ने आपस में एक दूसरे को पहचान लिया, और दोनों के लिए एक तरह से पल पूरा रुक गया। उनका जन्म जन्म का रिश्ता जिस तरह से वो अपना मानते थे आपस में, तो वो सब घटनाक्रम वहाँ पे इस तरह से हो रहा है। दोनों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि उसके सामने, राजूला को यकीन नहीं हो पा रहा है कि उसके सामने मालूशाही खड़ा है, मालूशाही को यकीन नहीं हो पा रहा है कि उसके सामने राजूला उसके सामने है। क्योंकि ऐसा भी था कि राजूला का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया था, उसकी शादी हो गई थी, उसे लगने लगा था कि उसका प्यार छलावा था। लेकिन मालूशाही को सामने देख करके अब उसका मन थोड़ा सा धीरज धारण कर रहा है, उसका मन दृढ़ हो रहा है, और वो समझ रही है कि उसका प्यार सच्चा था, और अब उसे उन्हें एक दूसरे का होने का कोई अब उनको कोई रोक नहीं सकता है। इसके बाद राजूला ने विक्की पाल को बुलाकर बताया कि ये जोगी बड़ा गुणवान और 100 विद्याओं का ज्ञाता है, ये हमारे बहुत काम का हो सकता है, तो इसको हम अपने पास ही रख लेते हैं। विक्की पाल मान जाता है, लेकिन जोगी के मुख पर राजा का सा प्रताप देख करके आशंकित भी रहता है। तो उसने उसे अपने महल में जहाँ रखा उसमें हरदम उसकी जासूसी करने लगता है। इससे राजूला के चोरी छुपे इस जोगी से मिलने का उसको भनक या पता उसे विक्की पाल को चल जाता है कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। साथ ही मालूशाही के चेहरे और हाव भाव से उसके बैराठ का राजा मालूशाही होने का संदेह भी हो जाता है, और चूंकि राजा है तो काफ़ी गुप्तचर होते हैं, सब चीज़ें पता चल जाती हैं, और उसे अंदेशा जब पक्की तरह से हो जाता है कि ये मालूशाही है, इनकी पहले से ये सब कुछ चल रहा था, तो वो मालूशाही और उसके साथियों को मार देने की योजना बनाता है। और योजना के तहत महल में हलवा पूरी और खीर बनवाई जाती है। तो उस समय, आज के समय में हम जब अच्छा कुछ होता है तो अलग अलग तरह के व्यंजन बनाते हैं, तो हमारे यहाँ परंपरा हलवा पूरी और खीर आदि की परंपरा रही है। तो खीर और हलवा पूरी बनाता है और उसमें जहर मिला देता है, मालू को खाने पर बुलाता है और उसे जहर बुझी खीर खाने को दे देता है, और खीर खाते ही मालू मर जाता है। फिर कहानी में एक और ट्विस्ट, यानी मिलन हुआ और उसके बाद फिर कहानी एक जो नायक है वो मर गया। ये देख करके राजूला भी बेहोश हो जाती है। तो कहानी फिर एक अलग मोड़ पर आ जाती है। लगता है कहानी यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती, फिर कहानी आगे बढ़ती है। उसी रात, जिस रात ये हुआ था, उसी रात जो मालू की माँ है धर्मा देवी, उन्हें सपने में मालू आता है और पूरी कहानी बताता है। कहता है मैं हूण देश में हूँ और मैं मर गया हूँ। इस पर मालू की माँ मालू के मामा यानी अपने भाई मृत्यु सिंह उसका नाम है, जो कि गढ़वाल के किसी गढ़ी देश के राजा थे, किसी गढ़ी के, उनको बुलाती है और उनको सिदुआ बिदुआ रमौल, ये गढ़वाल की कहानियों में भी ये इनका जिक्र आता है, सिदुआ बिदुआ रमौल, और बाबा गोरखनाथ को भी बुलाती है, और इन सबको मिला करके इनको हूण देश भेज देती है, ताकि इसको वहाँ से जो मालूशाही है बेटा है उसको वापस लाया जाए। तो मालू के मामा मृत्यु सिंह सिदुआ बिदुआ रमौल और गोरखनाथ जी के साथ हूण देश पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचकर उन्होंने बोक्शाड़ी विद्या के प्रयोग से मालू को पुनर्जीवित कर देते हैं। इसके बाद मालू महल में जाकर के राजूला को जगाता है, और इसके बाद कत्यूरी सैनिक और हूण सैनिकों के बीच में युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है, जिसमें ये लोग विक्की पाल को मार देते हैं। और इसके बाद मालू अपना विजय संदेश जो है वह बैराठ भिजवाता है कि नगर को राजूला रानी अब बनेगी, उसके स्वागत के लिए शहर को अपने जो नगर है उसको सजाया जाए,
और उसके बाद राजूला को लेकर के मालूशाही बैराठ पहुंचता है, जहां पर उसके धूमधाम के साथ राजूला के साथ शादी होती है। शादी के बाद राजूला कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं नौरंगी हूं और जो 10 रंग का होगा उसी से मैं शादी करूंगी। मालू, तुम मेरे जन्म जन्म के साथी हो। तो 9 रंग और 10 रंग वाला हमने ये कहानी वहाँ से भी शुरू हुई थी शुरू में, और दोनों फिर इसके बाद आपस में मिल जाते हैं, हंसी खुशी साथ रहकर प्रजा की सेवा करने लगते हैं। और इस तरह तमाम उतार चढ़ावों के बाद, और ये कहानी जो है जान दे देने का, जो हम कई प्रेम कहानियों में देते हैं कि यहाँ वास्तव में जान देने का एक प्रेम में संकल्प पूरा होता हुआ भी दिखता है। और उसके बावजूद ये कहानी हार के भी जीत के आगे निकल के एक जो प्रेमियों के बड़े समर्पण को और हिम्मत को प्रदर्शित करती हुई ये जो कहानी है उत्तराखंड की मालूशाही और राजूला की, राजूला मालूशाही की कहानी, प्रेम, त्याग और बलिदान की कहानी और कुछ कर गुजरने की और हिम्मत की कहानी अन्य प्रेमियों को भी देती हुई एक तरह से समाप्त हो जाती है। तो आपको कैसी कहानी लगी, आप ज़रूर अपनी राय हमें बताइएगा। और अगर हमें प्रोत्साहन आपका मिलता है, जैसे पिछले वीडियो में मिला, अगर ये हमें मिलता है तो हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आगे हमने आपके लिए काफ़ी सारी कहानियाँ हमने आपके लिए सोची हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो रानी जिया रानी की कहानी सुनाएंगे हम आपको, जो मालू शाही की दादी थी, जैसे हमने आपको बताया, उनकी कहानी हम सुनाएंगे। फिर हम कुछ धार्मिक कोणों की तरफ जाएंगे, हम महाभारत की तरफ भी जाएंगे, रामायण की तरफ भी जाएंगे। महाभारत की कहानी में हम बताएंगे कि कैसे उत्तराखंड का संबंध सीधे सीधे महाभारत के से था, कैसे महाभारत में जो भारत नाम हमारे देश का नाम भी पड़ा, वो कैसे पड़ा और उसका उत्तराखंड से क्या संबंध है, उसको भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, उसकी कहानी भी सुनाने की कोशिश करेंगे। हम भगवान राम की कहानी भी हम आपको उत्तराखंड के संदर्भ से जोड़ते हुए बताएंगे कि कैसे जो उनकी अयोध्या की नगरी में जो सरयू नदी पवित्र बहती है, वो कैसे उत्तराखंड से ही निकलती है और कैसे वो आगे बढ़ते हुए अयोध्या तक जाती हैं, और कैसे राम जी की भी यात्रा यहाँ से उत्तराखंड से होते हुए निकलती है, वो हम आपको बताएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम आपसे आज यहीं पर आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।